नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप गौड़, एक वेटरनरी डॉक्टर। कोरोना वायरस से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं, तो लोग ठीक भी काफ़ी हो रहे हैं। 95% लोग तो थोड़ी सी सावधानी से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनको माइल्ड कोरोना होता है। सीवियर या मॉडरेट सीवियर पेशेंट को ज़्यादा ध्यान रखना है और उनको ही हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ सकती है। सिम्टम के आधार पर आप कोरोना को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और आप स्वयं जांच सकते हैं कि आप माइल्ड कोरोना के पेशेंट हैं, मॉडरेट कोरोना के पेशेंट हैं या सीवियर कोरोना के पेशेंट हैं। उसी आधार पर आपको अपना ये डिसीजन लेना है कि आपको घर पर रह कर के ही ट्रीटमेंट लेना है या आपको हॉस्पिटलाइज होना है। माइल्ड कोरोना के अंदर फीवर नॉर्मली माइल्ड ही होता है, 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। कफिंग या सोर थ्रोट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इम्पोर्टेंट जो बात है इसके अंदर कि डिस्निया नहीं होता, यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, किसी भी टाइप का डिस्निया नहीं होता। SpO2 लेवल नॉर्मली 96 टू 98 मेंटेन रहता है। रेस्पिरेशन रेट 12 टू 16 या हल्का सा ज़्यादा हो सकता है। सेकंड थिंग, मॉडरेट कोरोना, इसके अंदर आपको थोड़ा सा स्लाइटली हाई फीवर रह सकता है, अप्रॉक्स 100 टू 101। कफिंग मिल भी सकती है, हो भी सकती है, और सोर थ्रोट नॉर्मली इसके अंदर मिल जाता है कि गले के अंदर खराश। डिस्निया इसके अंदर शुरुआत हो जाती है, हल्का हल्का सांस फूलना शुरुआत हो जाता है। SpO2 का लेवल स्लाइटली गिर जाता है, 90 और 94 के आसपास इस बीच में रहता है। रेस्पिरेटरी रेट आपकी बढ़ जाती है। माइल्ड कोरोना के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली 12 से 16 पर मिनट थी, वो अब 24 से 30 के बीच में हो जाती है पर मिनट। नाउ थर्ड वन इज सीवियर कोरोना। इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, 101, 102, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। SpO2 लेवल लेस देन 90 होना शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी रेट 30 से अबव हो जाएगा पर मिनट। कफिंग ड्राई या वेट काफ़ी हो जाएगी। चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा। इन तीनों लक्षणों के हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी में बांटना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली लोग सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं कि माइल्ड कोरोना के अंदर और मॉडरेट कोरोना के अंदर खुद स्टेरॉइड ले रहे हैं, मेड्राल, प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन। माइल्ड कोरोना, मॉडरेट कोरोना के अंदर किसी भी कीमत पर स्टेरॉइड नहीं लेनी। सीवियर कोरोना में डॉक्टर एडवाइस करता है आपको, उसके बाद ही आपको स्टेरॉइड लेना है। अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ कोविड अफेक्ट अवर बॉडी। कोविड हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। मोटे रूप से आप ये समझ लीजिए कि वायरस, जिसको हम एक एंटीजन बोल सकते हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और अटैक करना शुरू करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर WBC सेल्स, जो कि एक सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी की, वही दुश्मन से हमारी रक्षा करते हैं। WBC सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज़, इनकी फ़ाइट होती है। WBC अपना नंबर इंक्रीज़ करती हैं, तो एंटीजन भी अपनी कोशिश में रहता है कि वो भी अपनी संख्या को इंक्रीज़ करे। इस बीच में WBC हमारी बॉडी को भी कुछ नुकसान पहुंचा देती हैं, साथ में वायरस के साथ ही। वो मारना तो वायरस को चाहती हैं, लेकिन उसके साथ हमारी बॉडी को भी कुछ नुकसान हो जाता है। जब WBC फाइट करती हैं तो वायरस से, वहाँ एक केमिकल बनता है, वो केमिकल एक प्रोटीन ही है जिसे बोलते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो बनता है वो हमारी
इम्यून सेल्स के द्वारा बनता है, जैसे लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मास्ट सेल्स एट्सेट्रा। अब साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स सेल और काइनोज मीन्स मूवमेंट। होता यह कि साइटोकाइनिन जो दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको मेंटेन करता है। साइटोकाइनिन इस कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है रिगार्डिंग इम्यूनिटी। वो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में इम्यूनिटी जो सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, सूचना देने का काम करता है, और ये सेल को स्टिमुलेट करता है कि इन्फ्लेमेशन की साइड पर जाने के लिए ये कम्युनिकेट करता है। जब साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, जब साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा बन जाए, जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बन जाए, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, यानी आंधी। साइटोकाइन इतना ज़्यादा बन जाता है कि उसकी वजह से उस प्लेस पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जब लंग के अंदर साइटोकाइनिन बनेंगे एल्विलाई में, तो वहाँ पर लंग में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन रेट है वो कम हो जाएगा और हमारी सांस फूलने लगती है। आपने नाम सुना होगा इंटरल्यूसिन 6, IL-6, ये भी एक साइटोकाइन है। इसका भी एक टेस्ट होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि नॉर्मली दो लंग होते हैं हमारे, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं और राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं। क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर या जो सीवियर कोरोना के पेशेंट हैं उनमें इन सभी 5 लोब जो हैं ये इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। कोविड के कारण लंग के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, जो उसका लचीलापन है, एल्वियोलाई का जो लचीलापन है वो ख़त्म हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, कड़ापन आ जाता है। दोस्तों जब लंग के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, अब ऐसा उम्मीद है मुझे आपको पता होगा कि राइट पोर्शन ऑफ हार्ट, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड लंग की तरफ जाता है और लंग में जा कर के ऑक्सीजनेशन होता है, उसका प्योरिफिकेशन होता है और उसके बाद वापस फिर वो हार्ट में आता है। अब जब हार्ट पंप करेगा टूवर्ड्स लंग, उसको प्योरिफिकेशन करना है, उधर लंग के अंदर स्टिफनेस हो चुकी है, तो लंग में जो इन्फ्लेमेशन स्टिफनेस है उसके कारण हार्ट पर लोड पड़ता है। प्रॉपर उसे पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर लंग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा स्वेलिंग की वजह से उतना, और जब लोड पड़ेगा तो लंग में जब लोड पड़ेगा तो इसी वजह से राइट हार्ट फेलियर में बहुत से पेशेंट जा रहे हैं। अब लंग के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो साइटोकाइनिन की वजह से हुआ है, जैसे IL-6 वगैरह की वजह से IL-6 ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से लंग के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। नॉर्मली आम आदमी या कुछ डॉक्टरों से भी, जो लोकल लेवल पे डॉक्टर्स हैं उनसे भी यहीं पे गलती हो जाती है। वो स्टेरॉइड जैसे मेट्रॉल, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, वो या तो आदमी खुद खा लेते हैं और वो फ़ायदा ना करके कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर देते हैं। होता यह है दोस्तों कि स्टार्टिंग के जो पहले 5 दिन हैं वो वायरल फेज़ कहलाते हैं। वायरल फेज़ का मतलब यानी इन शुरू के 5 दिनों में वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, इसको बोलते हैं वायरस रेप्लिकेट करता है वो, और वो अपने आप संख्या बढ़ा रहा होता है। और स्टेरॉइड अगर हम ले लेंगे शुरू के 5 दिन में तो ब्लड ग्लूकोज वो इंक्रीज़ कर देगा, हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाएगा। अब ग्लूकोज वायरस को का फीडिंग मटेरियल है, यानी ग्लूकोज उनको भोजन देता है। अब जब आप उनको भोजन देंगे ड्यू टू स्टेरॉइड जो बढ़ा है वायरल फेज़ के अंदर,
तो उसको रेप्लिकेशन, आप उसको ज़्यादा मौका दे दिया आपने, वो ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, जो संख्या थी वो कई गुना हो जाएगी। तो अर्ली स्टेज में स्टेरॉइड खाने से ज़्यादा जान जा रही हैं। अभी मेरे कुछ साथी, आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि कुछ साथी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इकोस्प्रिन की डोज इतनी होनी चाहिए, मेड्राल या डेक्सामेथासोन 4 mg या 8 mg, टीआईडी या बीआईडी देना चाहिए। तो इकोस्प्रिन हमेशा डायरेक्ट नहीं देनी चाहिए, ये खून को पतला करने का काम करती है। ये तभी देनी चाहिए जब पेशेंट का डी डाइमर टेस्ट हो गया हो। डी डाइमर टेस्ट वगैरह के बारे में नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बगैर टेस्ट के कोई भी मेडिसिन इस टाइप से नहीं देनी चाहिए। उसका कारण है कि एक दूसरे को जो हम एडवाइस कर रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन खानी है और हम खा रहे हैं एक दूसरे को, तो भाई लोगों ये फिज़िक्स या मैथ नहीं है कि पाई की वैल्यू या जी की वैल्यू वहाँ फिक्स होती है। मेडिकल साइंस के अंदर वैल्यू और मेडिसिन की एडवाइस वो फिक्स नहीं होती, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है कि किस पेशेंट को कितनी मेडिसिन देनी है, कब देनी है, क्यों देनी है। और अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि डीआरडीओ ने एक मेडिसिन बनाई है 2D ग्लूकोज, 2DG बोलते हैं इसे, वो कोविड पेशेंट को दे रहे हैं। इसका मेनली यूज़ कैंसर सेल में यूज़ होता था पहले, क्योंकि कैंसर यूज़ जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को यूज़ करती है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये मेडिसिन 2D ये बेसिकली उनको ग्लूकोज की सप्लाई रोक देती है। इसी टाइप से कोरोना जिन सेल्स के अंदर मौजूद है उसमें अगर हम ग्लूकोज की सप्लाई रोक देंगे तो कोरोना वायरस को ग्लूकोज नहीं मिलेगा और उनकी डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला हमें यही ख्याल रखना है कि हमें कब किस वक्त मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन में अनजाने में ऐसा तो नहीं कि वो नुकसान पहुंचा रही हो। हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अपना इस महामारी के टाइम में। कुछ हमें टेस्ट भी करवानी ज़रूरी है। RT-PCR टेस्ट का आपने नाम सुना होगा। RT-PCR टेस्ट की आजकल रिपोर्ट 8-8, 10-10 दिन में आ रही है। RT-PCR को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। आपको CBC विद ESR कराना है, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, IL-6 जिसे इंटरल्यूकिन 6 बोलते हैं, डी डाइमर, HRCT। ये पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको पहले दिन ये सारे टेस्ट कराने हैं। जो कंडीशन है पेशेंट की, अगर पेशेंट हमारा कोमॉर्बिड पेशेंट है, कोमॉर्बिड पेशेंट उसे बोलते हैं कि जिसको पहले से ही कोई दूसरी बीमारी साथ चल रही है, वो हाईली डायबिटिक है, वो किडनी पेशेंट है, उसको लंग में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, कैंसर पेशेंट है, वो कोमॉर्बिड या हाइपरटेंसिव है, ये कोमॉर्बिड पेशेंट कहलाते हैं। कोमॉर्बिड पेशेंट के अंदर टेस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा करवानी पड़ जाती है। डी डाइमर टेस्ट इसीलिए है, डी डाइमर टेस्ट में बेसिकली हम लोग बॉडी के अंदर अगर ब्लीडिंग हुई है, क्योंकि जैसे जब कोविड होता है तो ये ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है, वहाँ ब्लीडिंग होती है इंटरनल। ड्यू टू ब्लीडिंग क्लॉटिंग होकर वहाँ पर क्लॉटिंग होगी। क्लॉटिंग अगर शरीर के बाहर हो रही है तो वो गुड, अच्छी बात है, इट इज गुड, बट इनसाइड होगी क्लॉटिंग तो वो हार्मफुल भी हो जाती है। बॉडी क्या होती है, बॉडी इस क्लॉटिंग को, जो इंटरनल क्लॉटिंग हो रही है, उसको रिमूव करेगी बाय द हेल्प ऑफ डी डाइमर प्रोटीन। ये भी एक प्रोटीन है जो बॉडी में बनती है। डी डाइमर प्रोटीन की वजह से इसको बॉडी रिमूव करना चाहेगी। और यदि टेस्टिंग में डी डाइमर टेस्ट के अंदर अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है, नॉर्मली 500 नैनोग्राम से, तो नॉर्मल रेंज 500 है, अगर उससे ज़्यादा मिलती है तो इट मीन्स
ब्लीडिंग वहाँ हुई है, क्लॉटिंग हुआ है। अगर इसकी लेवल बहुत ज़्यादा है तभी डॉक्टर एंटीकोगुलेंट देते हैं और खून पतला करने के लिए देते हैं कि इकोस्प्रिन देनी है नहीं देनी। अगर पेशेंट को इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं है तो इकोस्प्रिन का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही कर सकती है। या मेड्राल, डेक्सामेथासोन 4 mg देनी है, 8 mg देनी है, 16 mg देनी है, देनी भी है या नहीं देनी, ये डॉक्टर पे जो कंडीशन हो उसके हिसाब से हम लोग को मेंटेन करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में आपको मैं कुछ टेस्ट के बारे में डिटेल बताऊंगा, साथ ही ऑक्सीजन थेरेपी किस टाइप से आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।